हेलो लर्नर्स, वेलकम टू नेट मार्गदर्शन। माय नेम इज़ सीमा सिंह और आज मैं टीचिंग एप्टीट्यूड अपडेटेड पीवाईक्यू सीरीज़ का पार्ट 2 यहाँ पर आपको प्रोवाइड कर रही हूँ। इससे पहले पार्ट 1 आ चुका है जिसमें कि क्वेश्चन 10 तक सॉल्व करवाए गए थे। ये सारे ही अपडेटेड जो आपके क्वेश्चन पेपर्स आए हैं उसे सॉल्व किया गया है। सो लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में आपको बोला गया है कि इन द टू सेट्स गिवन बिलो, सेट 1 प्रोवाइड्स द डिफरेंट लेवल्स ऑफ लर्निंग अकॉर्डिंग टू ब्लूम्स टैक्सोनॉमी, वाइल सेट 2 यानी सेट सेकंड गिव्स देयर एग्जाम्पल्स एंड कंसर्न्स। तो हमें जो है सेट 1 को सेट 2 से मैच करना है और लेवल्स ऑफ लर्निंग से रिलेटेड काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं। पहले वाले वीडियो में भी मैं आपको लेवल्स बता चुकी हूँ टीचिंग के, लर्निंग के। सो आप उस पर बहुत ध्यान दीजिएगा क्योंकि ये क्वेश्चंस रिपीट होते हैं, इससे रिलेटेड जो है बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं। सो आपको अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि हम जो है कितने प्रकार के लेवल्स ऑफ टीचिंग होते हैं, लेवल्स ऑफ लर्निंग जिसे बोलते हैं। और ये ब्लूम टैक्सोनॉमी से आया हुआ है। सो हाँ, लेट्स स्टार्ट विद दी ऑप्शंस। यहाँ पर सेट 1 में दिया हुआ है लेवल्स ऑफ लर्निंग एंड सेट 2 में दिया है एग्जाम्पल्स, मतलब शिक्षण के स्तर और उदाहरण। मेमोरी लेवल स्मृति स्तर इसे कहा जाता है, अंडरस्टैंडिंग लेवल अवबोध स्तर, एनालाइजिंग लेवल विश्लेषण स्तर और क्रिएटिंग लेवल सृजन स्तर। अगर हम देखें, जैसा कि हम जानते हैं 3 लेवल्स होते हैं लेवल्स ऑफ लर्निंग के। फर्स्ट लेवल होता है मेमोरी लेवल, सेकंड लेवल होता है अंडरस्टैंडिंग लेवल एंड थर्ड लेवल होता है रिफ्लेक्टिव लेवल। फर्स्ट लेवल कौन सा लेवल होता है? जहाँ पर स्टूडेंट अपनी स्टडी को स्टार्ट करता है और पूरा का पूरा डिपेंडेंट रहता है टीचर पे। तो ये टीचर सेंट्रिक जो लर्निंग होती है यहाँ पर। वहाँ एनवायरनमेंट ऐसा होता है कि जैसा कि जो हमारे शिक्षक होते हैं वो जो भी बच्चे को पढ़ाते हैं, जो भी स्टूडेंट को बताते हैं कि ये आपको पढ़ना है, ये आपको रटना है, याद करना है, तो वही स्टूडेंट जो है पढ़ता है। वो बाद में जैसे उससे कुछ पूछा जाए कि ABC सुनाओ या कोई पोएम सुनाओ, तो वो मेमोराइज़ करता है, उसे रिकॉल करता है, देन उसके बाद सुनाता है। इस तरह की जो लर्निंग होती है वो मेमोरी लेवल के अंतर्गत आती है। सेकेंड लेवल होता है अंडरस्टैंडिंग लेवल, जहाँ पर स्टूडेंट की अंडरस्टैंडिंग इतनी हो जाती है कि उसका मेमोरी लेवल इतना डेवलप हो जाता है कि वो जब किसी और को वो कंसेप्ट समझाता है तो उसमें एग्जाम्पल्स का यूज़ करता है। इस तरह से अंडरस्टैंडिंग लेवल एक लेवल ऊपर जाती है, अपर लेवल। देन उसके बाद अपर मोस्ट लेवल जो आता है वो है रिफ्लेक्टिव लेवल, जहाँ पर स्टूडेंट की अंडरस्टैंडिंग इतनी डेवलप हो जाती है कि वो इनोवेटिव हो जाता है, उसको इनोवेटिव आइडियाज़ जो है उसके माइंड में आने लगते हैं और जो भी समस्या होती है जीवन में तो उसको जैसे सॉल्व करने का उसको जो है इतना वो परिपक्व हो जाता है कि अपनी समस्याओं को स्वयं सॉल्व कर सकता है और क्रिएटिव हो जाता है, यू कैन से। ये उसके दिमाग में काफ़ी आइडियाज़ आने लगते हैं, क्रिएटिव हो जाता है। इस तरह के लेवल को रिफ्लेक्टिव लेवल के अंतर्गत जो है लाया गया है। और अगर हम देखें एनालाइजिंग लेवल, तो 3 तरह के लेवल ही अभी आपको बताए गए हैं। तो अगर अलग से कोई वर्ड पूछा जाता है तो आपको बस उसका वर्ड का मीनिंग पता होना चाहिए, तो आप आराम से क्वेश्चन जो भी आपका पूछा जाता है तो आप आराम से उसका मिलान कर सकते हैं। जैसे कि एनालाइजिंग का क्या होता है कि विश्लेषण करना। क्रिएटिंग लेवल जैसे मैंने आपको उदाहरण के थ्रू समझाया कि रिफ्लेक्टिव लेवल में जो स्टूडेंट का जो माइंड होता है उतना परिपक्व हो जाता है कि वो क्रिएटिव हो जाता है, तो वो आइडियाज़ से रिलेटेड है। देखेंगे कि वो जो क्रिएटिविटी है आइडियाज़ से रिलेटेड वो ऑप्शन आपको कहाँ मिल रहा है, तो जो कि आपके क्रिएटिंग लेवल के अंतर्गत आ जाए। हम देखेंगे कि मेमोरी लेवल रिकॉलिंग इन्फॉर्मेशन से संबंधित है। यहाँ पर थर्ड ऑप्शन आप देख पा रहे होंगे। अंडरस्टैंडिंग लेवल यानी कि यहाँ पर एग्जाम्पल से रिलेटेड है, आइडेंटिफाई एग्जाम्पल्स। यहाँ पर दी गई संकल्पना उदाहरणों की पहचान करना हिंदी में दिया हुआ है।
सो ये राइट होगा। एनालाइजिंग लेवल यानी विश्लेषण स्तर, तो यहाँ पर फोर्थ जो है ऑप्शन आइसोलेटिंग इन्फॉर्मेशन इनटू पार्ट। जब भी आप सूचना को कई भागों में उसका पृथक्करण कर देते हैं तब उसका जो है विश्लेषण आप कर पाते हैं, यानी कि उसको पार्ट में डिवाइड करने से विश्लेषण होता है। फिर उसके बाद लास्ट है क्रिएटिंग लेवल, तो आइडियाज़ से रिलेटेड है, जो कि मैंने आपको अभी शॉर्ट में एक्सप्लेन किया था रिफ्लेक्टिव लेवल के बारे में। तो उसमें ये थोड़ा सा कंसेप्ट बताया गया था कि जो क्रिएटिंग जो है वो आइडियाज़ से रिलेटेड है ना, क्रिएटिंग आइडियाज़। सो यहाँ पर जनरेटिंग न्यू आइडियाज़ जो है क्रिएटिंग लेवल से रिलेट कर दिया उसको। तो राइट आंसर जो हमारा होगा यहाँ पर जो बन रहा है वो है फोर्थ। एंड ये आपका हाँ मेमोरी लेवल का है थर्ड, यानी कि थर्ड आपका होगा। एंड थर्ड के बाद फिर होगा फर्स्ट, और उसके बाद एनालाइजिंग ये हो गया फोर्थ। देन उसके बाद आपका जो है इसमें आंसर होगा सेकेंड, यानी कि थर्ड, फर्स्ट, फोर्थ एंड सेकेंड। सो थर्ड, फर्स्ट, फोर्थ एंड सेकेंड, ये आपका लास्ट वाला जो ऑप्शन है उसमें शो कर रहा है। ये मैं आपको बता देती हूँ, ये वाला जो है आंसर बिल्कुल करेक्ट होगा। सो फोर्थ नंबर का ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। देन उसके बाद हम नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में डायग्नोस्टिक के बारे में पूछा गया है कि डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन असर्टेन, नैदानिक इसको बोला जाता है डायग्नोस्टिक को, नैदानिक मूल्यांकन से सुनिश्चित होता है, मतलब जो नीचे स्टेटमेंट्स दिए गए हैं उससे सुनिश्चित होता है। तो इनको पढ़ने से आपको जो भी अर्थ पता चलता है तो उससे हम रिलेट करेंगे नैदानिक मूल्यांकन को, यानी कि डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन को। तो डायग्नोस्टिक शब्द जब हमें लगता है कि कुछ नया है जो हमने पढ़ा भी नहीं है, तो वहाँ पर हम थोड़ा सा कॉमन सेंस का यूज़ करते हैं। जैसे कि हमारी रियल लाइफ से हम जब चीज़ों को कनेक्ट करने लगते हैं, रिलेट करने लगते हैं, तो हमें चीज़ें बहुत अच्छे से क्लियर होने लगती हैं। तो ऐसा ही करें। तो अगर हम इस वर्ड को देखें बहुत ध्यान से, तो डायग्नोस्टिक शब्द का जो यूज़ है वो मेडिकल लाइन में आपने देखा होगा बहुत ही यूज़ किया जाता है। इसका मतलब यूज़ क्या होता है अगर देखें तो डायग्नोस मतलब किसी भी बीमारी को, कोई भी डिज़ीज़ होती है उसको डायग्नोस करने के लिए हम यूज़ करते हैं इस वर्ड का। एंड जैसे ही उस बीमारी या डिज़ीज़ का पता चल जाता है, फिर उसका उसी के अकॉर्डिंग ट्रीटमेंट स्टार्ट हो जाता है। सो अगर हमने पूरा देखा कि इसका यूसेज क्या है, सो हम उसका यूसेज यहाँ पर भी देखें कि यहाँ ऐसा यूसेज क्या हो सकता है। मतलब एजुकेशन में जो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस है वहाँ पर डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन का क्या यूज़ हो सकता है। तो वहाँ ये यूज़ हो सकता है, अगर हम कॉमन सेंस लगाएं, कि जो शिक्षा का जो ये प्रक्रिया है टीचिंग एंड लर्निंग का, कभी कभी शॉर्ट फॉर्म भी यूज़ कर दिया जाता है TL प्रोसेस ऐसे करके, कि टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। सो इस प्रोसेस में जो डायग्नोस्टिक शब्द का यूज़ इसलिए होगा क्योंकि इसमें अगर कोई भी समस्या आ जाती है तो उसके समाधान के लिए, अब वो समस्या किस तरह की होती है तो वो हम जब पढ़ेंगे कंसेप्ट तो हम देखेंगे कि हम कौन कौन सी समस्याओं को फेस करते हैं। सो अब हम जो है एक बार स्टार्ट कर लेते हैं। पहला ऑप्शन है स्टूडेंट्स परफॉर्मेंस एट द बिगनिंग इन द इंस्ट्रक्शंस, अनुदेशन के प्रारंभ में विद्यार्थियों का निष्पादन। तो जो मैंने आपको शॉर्ट में कंसेप्ट बताया है तो वो उससे बिल्कुल भी मैच नहीं कर रहा है। सो इसमें सेकंड ऑप्शन देखते हैं, कॉजेज़ एंड रेमेडीज़ ऑफ परसिस्टेंट लर्निंग प्रॉब्लम्स ड्यूरिंग इंस्ट्रक्शंस, यानी अनुदेशन के दौरान अधिगम में विद्यमान समस्याओं के कारणों उनका समाधान। तो ये आपका रेगुलर टाइप का क्वेश्चन है। यहाँ पर आपको एक क्वेश्चन दिया गया है और पूछ लिया गया है कि नीचे दिए हुए कथन में से कौन सा सही है, तो हमें एक आंसर चाहिए। तो हम जब आंसर को प्राप्त कर लेते हैं, जब हमें आंसर मिल जाता है तो हम बाकी के ऑप्शंस को पढ़ के क्या करेंगे, जबकि रेगुलर ये क्वेश्चन है, रेगुलर जो है आप इसको देख पाते हैं कि हाँ फर्स्ट जो मतलब कि आपके 4 ऑप्शंस हैं तो हमको एक ऑप्शन चुनना है करेक्ट, और एक करेक्ट ऑप्शन आपको अगर मिल जाता है तो आप आगे नहीं पढ़ेंगे।
आगे बढ़ने की ज़रूरत तब होती है जब हमें एक से ज़्यादा आंसर्स चुनने होते हैं, पॉजिटिव आंसर या नेगेटिव में जैसे भी क्वेश्चन होता है, रिलेट करता है, तो वो हम तब आगे बढ़ते हैं। तो हम टाइम वेस्ट ना करते हुए आगे बढ़ेंगे, क्योंकि हमारा जो आंसर है हमें मिल चुका है। हमारा आंसर है सेकंड नंबर का ऑप्शन जो है हमारा करेक्ट होगा। देन उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 क्या बोलता है? Which teaching aids enhance the skills like reading, listening and pronunciation? किस शिक्षण सहायक सामग्री में पठन, जो कि रीडिंग होता है पढ़ना, और श्रवण यानी सुनना, लिसनिंग, एंड उच्चारण जैसे यानी प्रोनाउंसिएशन, उच्चारण जैसे कौशल में अभिवृद्धि होती है। तो अगर हम ऑप्शन में देखेंगे ऑडियोलिंगुअल टीचिंग एड्स, देन उसके बाद है ऑडियोलिंगुअल टीचिंग एड्स क्या है? श्रव्य भाषिक शिक्षण सहायक सामग्री। सेकंड ऑप्शन है साइंटिफिक टीचिंग एड्स, इसमें वैज्ञानिक शिक्षण सहायक सामग्री से ये कनेक्टेड है। एंड थर्ड है जनरल नॉलेज टीचिंग एड्स, सामान्य ज्ञान शिक्षण सहायक सामग्री। फोर्थ ऑप्शन है थ्योरेटिकल बेस्ड टीचिंग एड्स, सिद्धांत आधारित शिक्षण सहायक सामग्री। सो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन हमारा जो होगा वो होगा फर्स्ट नंबर का ऑप्शन, ऑडियो लिंगुअल टीचिंग एड्स। देन उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 14। फ्रॉम द लिस्ट गिवन बिलो आइडेंटिफाई द इंस्ट्रक्शनल इवेंट्स विच फॉर्म पार्ट ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ अ लेसन प्लान। जब भी कोई लेसन प्लान हम करते हैं, यानी कि कक्षा योजना की संरचना का जो अंश है वो हमें यहाँ पर नीचे दिए गए सूची में से उन अनुदेशनात्मक पक्षों की पहचान दीजिए जो कक्षा योजना की संरचना का अंश है। यहाँ ये पूछा गया है। सो हमें यहाँ पर मतलब एक आंसर नहीं, बहुत मल्टीपल आंसर्स हैं, तो वो चूज़ करना है। ऑप्शंस हम अगर देखें तो ऑप्शंस हमारे होंगे करेक्ट, 4 ऑप्शंस करेक्ट होंगे और यहाँ पर 6 ऑप्शंस दिए गए हैं, यानी कि कोई 2 ऑप्शंस ऐसे हैं जो कि इनकरेक्ट होंगे। तो हम देखते हैं आगे। पहले हम इसके ऑप्शंस पढ़ लेते हैं। गेनिंग अटेंशन ऑफ द स्टूडेंट्स, विद्यार्थियों का ध्यान प्राप्त करना, बिल्कुल करेक्ट है कि विद्यार्थियों का ध्यान प्राप्त करना इज़ करेक्ट। प्रायर नॉलेज ऑफ द स्टूडेंट्स, विद्यार्थियों का पूर्वकालिक ज्ञान, ये संबंधित नहीं है, कक्षा योजना की संरचना का अंश नहीं है। सो हम नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। इन्फॉर्मिंग द लर्नर ऑफ द ऑब्जेक्टिव्स, अधिगमकर्ता को उद्देश्यों के बारे में सूचित करना। डेफिनेटली ये होगा कि अधिगमकर्ता को बताना होगा कि क्या उद्देश्य है उसके बारे में। और फोर्थ ऑप्शन है स्टिम्युलेटिंग रिकॉल ऑफ प्री रिक्विजिट लर्निंग, अधिगम के पूर्वापेक्षिता के रूप में सूचित करना। तो ये भी आपका करेक्ट होगा, दिस इज़ द करेक्ट। एंड फिफ्थ है चेकिंग द अवेलेबिलिटी ऑफ रीडिंग मटेरियल इन द लाइब्रेरी, यानी कि ग्रंथालय जो होता है, लाइब्रेरी है, वहाँ पर पठन सामग्री की उपलब्धता की जांच करना। तो ये देख लेते हैं कि अप्रोप्रिएट कौन सा है, फोर्थ है या फिर फिफ्थ है या फिर सिक्स्थ है। सो फिफ्थ को एक बार हम साइड में रखते हैं एंड सिक्स्थ ऑप्शन को पढ़ते हैं। एलिस्टिंग द डिज़ायर्ड रिस्पॉन्स, यानी वांछित उत्तर प्राप्त करना। तो ये हमें ठीक लग रहा है कंपेयर टू फिफ्थ वन, सो हम इसको चुनेंगे। सो हमारा जो करेक्ट आंसर होगा यहाँ पर सेकंड नंबर का ऑप्शन इज़ करेक्ट, जहाँ पर दिया हुआ है जैसे हमने पहले पढ़ा था, फर्स्ट दिया हुआ है, थर्ड, फोर्थ ऑप्शन एंड सिक्स्थ ऑप्शन। सो सेकंड नंबर का ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। आगे बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 15 पे। सो क्वेश्चन नंबर 15 कहता है अमंग द फॉलोइंग विच वन इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ इंस्ट्रक्शनल सॉफ्टवेयर। सो निम्नलिखित में से कौन सा अनुदेशात्मक सॉफ्टवेयर का उदाहरण है। तो कौन सा है इसमें, तो करेक्ट आंसर
हम अगर देखें तो यहाँ पर रेडियो टॉक इज़ करेक्ट आंसर। अगर हमें बाकी सारे जैसे 4 ऑप्शन दिए गए हैं, चारों ऑप्शन में से जैसे फर्स्ट मैंने आपको बता दिया कि यहाँ पर जो आंसर है वो है रेडियो टॉक। और अगर फर्स्ट ऑप्शन को देखेंगे ऑडियो पॉडकास्ट, तो ऑडियो पॉडकास्ट ये अगर जैसे आपको नहीं भी पता है तो आपको समझ में आ रहा है कि ऑडियो पॉडकास्ट कुछ ऐसा मतलब ऑडियो सीरीज़ से रिलेटेड है, सो आप उसको समझ पा रहे होंगे। मतलब अगर आपने पढ़ा भी नहीं है तो आप वर्ड को समझने की कोशिश करेंगे कि इसका क्या अर्थ निकल रहा है। तो जैसा कि मैंने देखा इसके बारे में, तो ये एक ऑडियो सीरीज़ से रिलेटेड है जहाँ पर पर्टिकुलर टॉपिक से रिलेटेड या इवेंट से रिलेटेड वार्तालाप होती है या उसके बारे में चर्चा होती है, कह सकते हैं। वहाँ एक होस्ट होता है प्रॉपर, सो उससे रिलेटेड है। मतलब थोड़ा बहुत अगर ज्ञान होता है तो हम उसको जैसे इवैल्यूएशन प्रोसीजर के थ्रू उसको हटा देते हैं, रिमूव कर देते हैं कि हमारा आंसर ये तो नहीं हो सकता। सेकंड को अगर देखें तो प्रिंटेड मटेरियल और बुक, ये भी अनुदेशात्मक के अंतर्गत तो नहीं आता। देन उसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ पर एडू सेट से रिलेटेड क्या इन्फॉर्मेशन है हमारे पास। तो जैसा कि अगर जैसे बहुत से ऐसे पर्सन भी होते हैं जो कि एक्स्ट्रा नॉलेज रखते हैं, मतलब उनको पढ़ना अच्छा लगता है, नई नई बातें सीखना अच्छा लगता है, तो वो पढ़ते रहते हैं कि क्या नया आया है और जो करंट होता है उसके बारे में काफ़ी कुछ देखते हैं, न्यूज़ देखते हैं, तो बहुत सारी इन्फॉर्मेशन उनको ऐसे ही मिल जाती है। तो वो नॉलेज वहाँ पर काम आती है। जैसे एडू सेट जो है वो GSET-3 ऐसा कुछ करके है जो कि सैटेलाइट से रिलेटेड है। तो सैटेलाइट से रिलेटेड ये जो है बिलोंग करता है सैटेलाइट को, तो ये तो नहीं होगा। सो इसमें जो आंसर होगा करेक्ट वो रेडियो टॉक होगा। देन उसके बाद क्वेश्चन नंबर 16 देखेंगे हम। फ्रॉम द लिस्ट गिवन बिलो आइडेंटिफाई दीज competencies of an effective teacher which relate to the domain of personality and attitude। नीचे दी गई सूची में से एक प्रभावी शिक्षक की उन योग्यताओं को चिन्हित कीजिए जो व्यक्तित्व यानी पर्सनालिटी और अभिवृत्ति यानी एटीट्यूड से संबंधित है। तो यहाँ पर भी हमें 4 में से ये ऑप्शन कितने, ओके ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन का जो है ये मल्टीपल चॉइस करने होंगे इस क्वेश्चन में। सो इसमें 6 ऑप्शंस दिए गए हैं, तो हमें 3 ऑप्शंस जो है करेक्ट चुनने हैं। सो देखते हैं। लोकस ऑफ कंट्रोल, नियंत्रण की संस्थिति, राइट। कम्युनिकेटिंग, संप्रेषण, मैनेजिंग, प्रबंधन, और नेक्स्ट है सेल्फ एफिकेसी, आत्म सामर्थ्य, टीचर एंथुजियाज्म, शिक्षक का उत्साह, बीइंग ऑर्गेनाइज्ड एंड ऑर्डरली यानी संगठित और व्यवस्थित होना। तो हम यहाँ देखते हैं कि कौन सा राइट आंसर है हमारा। ओके यहाँ पर जो है योग्यताएं पूछी गई हैं प्रभावी शिक्षक की, जो कि ये बताए कि उनका व्यक्तित्व और अभिवृत्ति जो है वो प्रदर्शित करें। तो लोकस ऑफ कंट्रोल ये बिल्कुल ठीक है। एंड ये आपका कहाँ पर आ रहा है, ए आपका आ रहा है फर्स्ट में आ रहा है एंड सेकंड में आ रहा है। तो फर्स्ट और सेकंड में से कोई एक आंसर सही होना चाहिए। तो हम देखेंगे कि और अप्रोप्रिएट दूसरा वाला कौन सा लग रहा है। तो सेल्फ एफिकेसी यानी आत्म सामर्थ्य, डेफिनेटली ये पॉजिटिव है। सो ये आपका जो है डी ऑप्शन आ रहा है, सेकंड में आ रहा है। एक और हमें सही आंसर देखना है, टीचर एंथुजियाज्म सही होगा या फिर बीइंग ऑर्गेनाइज्ड एंड ऑर्डरली। तो यहाँ पर एक तो है ई ऑप्शन वाला और एक है हमारा सी ऑप्शन वाला। सो सी में क्या दिया हुआ है, मैनेजिंग, प्रबंधन। ओके प्रबंधन ज़्यादा आपको अप्रोप्रिएट लग रहा है या फिर टीचर एंथुजियाज्म, शिक्षक का उत्साह। आई थिंक ए, डी एंड ई इज़ करेक्ट आंसर ओवर हेयर। सो हम जो है करेक्ट आंसर लगाएंगे यहाँ पर सेकंड नंबर का। देन उसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 17 पे जाएंगे। इन द स्पेक्ट्रम ऑफ टीचिंग मेथड
Which of the following will be called dialogic? In which level of teaching lower level learning outcomes get focused? अब यहाँ पर लोअर लर्निंग, देखिए अगर हमें लेवल्स ऑफ लर्निंग के बारे में अच्छी जानकारी है तो कैसे भी क्वेश्चंस घुमा के वो पूछ लेते हैं, तो आपको उसका आंसर अपने कॉमन सेंस से भी देना होता है। तो उसके लिए आपको क्या सोचना होगा कि लोअर लेवल किस मतलब उस पर पूछा गया है, किस टर्म पे पूछा गया है। सो हम देखेंगे कि फर्स्ट लेवल जो स्टार्टिंग का लेवल है वो हमारा मेमोरी लेवल है, तो वो हो सकता है लोअर लेवल। उसके ऊपर का लेवल जो होता है वो होता है अंडरस्टैंडिंग लेवल, देन उसके ऊपर का लेवल होता है रिफ्लेक्टिव लेवल। तो अपर मोस्ट लेवल तो रिफ्लेक्टिव लेवल होता है, तो हमारा लोअर लेवल क्या होगा, तो वो होगा हमारा मेमोरी लेवल। तो हम जब ये सब सोचते हैं इस बारे में, हमारे माइंड में जब चलता है इस क्वेश्चन से रिलेटेड कुछ भी डिस्कशन, सो वो आपको आंसर तुरंत दे देता है। जैसे कि यहाँ पर इसमें ऑप्शंस में दिए गए हैं कि मेमोरी लेवल, अंडरस्टैंडिंग लेवल, रिफ्लेक्टिव लेवल एंड ऑटोनोमस डेवलपमेंट लेवल, स्वायत्त विकास स्तर इसको बोलते हैं। सो इसमें हमारा जो करेक्ट है वो आंसर होगा मेमोरी लेवल, यानी कि स्मृति स्तर। क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ जाएंगे हम। विच ऑफ द फॉलोइंग इवैल्यूएशन सिस्टम्स बिलोंग टू द कैटेगरी ऑफ बीइंग एन इनोवेटिव प्रैक्टिस? निम्नलिखित में से कौन सी मूल्यांकन प्रणाली नवोन्मेषी प्रैक्टिस की श्रेणी के अंतर्गत शामिल है? सो देखते हैं, ये आपका रेगुलर क्वेश्चन है। सो इसमें से एक जो है आंसर आपको चुनना है। सो आपका आंसर नंबर 4 होगा, मतलब ऑप्शन नंबर 4 इज़ करेक्ट है ओवर हेयर, जो कि बताता है लर्निंग आउटकम बेस्ड इवैल्यूएशन, यानी कि अधिगम परिणाम पर आधारित मूल्यांकन। नेक्स्ट पेज पे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, द पर्पस ऑफ ICT यूज़ इन एजुकेशन इज़ टू। जो ICT का यूज़ है वो एजुकेशन में उसका क्या उद्देश्य है, वो किस लिए यूज़ किया जाता है, इसमें पूछा गया है। सो हमें ऑप्शन दिए गए हैं 4 ऑप्शन, उनमें से एक करेक्ट ऑप्शन चुनना है। तो करेक्ट ऑप्शन इज़ ऑप्टिमाइज लर्निंग आउटकम्स। जो हमारा थर्ड ऑप्शन हमको दिख रहा है वो करेक्ट होगा यहाँ पर, अधिकतम परिणामों को इष्टतम बनाना। सो ये आपका आंसर यहाँ पर ठीक होगा। क्वेश्चन नंबर 21 है, इन विच लेवल ऑफ टीचिंग। देखो यहाँ पर बोला गया है लेवल ऑफ लर्निंग और लेवल ऑफ टीचिंग, मैंने बताया था कि दोनों ही का मतलब जो है एक समान है। सो उससे कंफ्यूज नहीं होना है, कहीं पर लेवल ऑफ टीचिंग इस तरह से पूछा जाएगा और कहीं पर लेवल ऑफ लर्निंग। सो कंफ्यूज नहीं होना है। यहाँ पर पूछा गया है इन विच लेवल ऑफ टीचिंग द एक्टिविटीज़ ऑफ स्ट्रक्चरिंग, गाइडिंग एंड क्लोजली सुपरवाइजिंग द स्टूडेंट्स बिहेवियर प्रीडोमिनेट। हिंदी में अगर देखें इसका अर्थ क्या है, क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, तो शिक्षण के किस स्तर में संरचना यानी कि स्ट्रक्चरिंग, निर्देशन यानी गाइडिंग और विद्यार्थियों के व्यवहार का निकट से पर्यवेक्षण करने की गतिविधियों की प्रबलता होती है। इसमें भी हमें 4 में से एक आंसर चुनना है, रेगुलर क्वेश्चन है ये। सो यहाँ पर भी आपका जो आंसर होगा इट्स अ मेमोरी लेवल। मेमोरी लेवल में आपको जो है इसमें स्ट्रक्चरिंग, गाइडिंग एंड क्लोजली सुपरवाइजिंग, ये जो है यहाँ पर होता है मेमोरी लेवल में, स्मृति स्तर में। क्वेश्चन नंबर 22 यानी कि 22 नंबर का क्वेश्चन पूछता है, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्स्टिट्यूट्स द एबिलिटी कैन डू। एबिलिटी का क्या मतलब होता है, कैन डू, कर सकते हैं, कॉम्पोनेंट फॉर डिस्क्राइबिंग द कॉम्पिटेंस ऑफ अ टीचर। किसी शिक्षक की सक्षमता को वर्णित करने हेतु निम्नलिखित में से कौन से उसके क्षमता कर सकता है या कर सकती हूँ घटक का निर्माण करते हैं। अब ये है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, यानी कि 3 आंसर्स हमको चुनने हैं। सो कौन सा आंसर होगा, कौन से 3 आंसर करेक्ट होंगे। कॉन्फिडेंस इन परफॉर्मिंग टीचिंग टास्क, शिक्षण कार्य करने में आत्मविश्वास। नॉलेज ऑफ द सब्जेक्ट बीइंग टॉट, पढ़ाए जाने वाले विषय का ज्ञान। अगर शिक्षण की जो क्षमता है, किसी शिक्षक की जो सक्षमता है
ये वर्णित करें कि कर सकता है और कर सकती वाला जो घटक है उसका निर्माण करते हैं, वो तो आपका बी ऑप्शन तो बिल्कुल करेक्ट लग रहा है कि आप जो भी पढ़ाएंगे उसका आपको ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है प्रॉपर। स्किल इन एनालाइजिंग द लर्निंग टास्क, अधिगम कार्य के विश्लेषण की दक्षता, डेफिनेटली ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। हम देखेंगे कि बी और सी एक साथ कहाँ पर आ रहे हैं, बी एंड सी फर्स्ट वाले में आ रहे हैं। तो अगर हमको फटाफट से जो है एलिमिनेशन प्रोसेस के थ्रू आंसर अपना प्राप्त करना है, तो हमने देखा कि बी और सी फर्स्ट ऑप्शन में आ रहा है, तो डी इसमें सही होगा कि नहीं होगा। तो अगर हम डी पे फोकस करें, एक्सपीरियंस इन हैंडलिंग लर्निंग टास्क रिलेटेड सिचुएशंस, अधिगम कार्य से जुड़ी परिस्थितियों को संभालने का अनुभव, बिल्कुल पॉजिटिव लग रहा है और इतना अप्रोप्रिएट लग रहा है कि हम अगर रिलेट करें इसको कि टीचिंग लर्निंग में ऐसा हो तो कैसा प्रभाव पड़ेगा, तो डेफिनेटली दिस इज़ करेक्ट। तो 3 आंसर जो है वो हमें जो है यहाँ पर प्रॉपर मिल गए कि बी, सी एंड डी। अगर हम अपने सेटिस्फेक्शन के लिए ई पढ़ना चाहते हैं कि ये क्यों नहीं हो सकता है उसके बारे में, तो हम देखते हैं यहाँ पर कि कमिटमेंट इन ऑर्गेनाइजिंग टीचिंग लर्निंग टास्क, यानी कि शिक्षण अधिगम कार्य आयोजित करने की प्रतिबद्धता। अब ये प्रतिबद्धता आ गया तो मतलब थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो गया, सो ये नहीं होगा। तो हमारा जो राइट आंसर यहाँ पर बिल्कुल मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर जो है आंसर्स हैं वो हमारा बी, सी, डी होगा। तो फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट ओवर हियर। नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 23 पे जाते हैं। ये 23rd क्वेश्चन जो है हम पढ़ेंगे, व्हेन रिफ्लेक्टिव लेवल टीचिंग एंड लर्निंग आर सक्सेसफुल स्टूडेंट्स इमर्ज विद, जब विमर्शी स्तर को इसको बोला गया है रिफ्लेक्टिव लेवल को, विमर्शी स्तर और अधिगम सफल होते हैं तो विद्यार्थियों में निम्नलिखित गुण उभर कर सामने आते हैं। अब यहाँ पर भी मल्टीपल चॉइस करना है, तो क्वेश्चन नंबर 1 इज़, यानी कि क्वेश्चन नंबर 23 का फर्स्ट ऑप्शन जो है ए, अ स्ट्रॉन्ग लॉजिकल बेसिस टू रिटेन द इंफॉर्मेशन, सूचना के धारण हेतु दृढ़ तार्किक आधार। ओके, सो इसको एक बार साइड में रखते हैं और ऑप्शंस देखते हैं। एंड लार्ज्ड स्टोर ऑफ टेस्टेड इनसाइट्स ऑफ अ जनरलाइज्ड कैरेक्टर, सामान्य प्रकृति पारखी हुई व्यापक अंतर्दृष्टि। ये तो बिल्कुल एकदम करेक्ट लग रहा है बिल्कुल, क्योंकि ये पॉजिटिव है और काफ़ी चीज़ें यहाँ पर इसमें जो है बताई गई हैं। सामान्य प्रकृति पारखी हुई व्यापक अंतर्दृष्टि, सो ये करेक्ट लग रहा है। सी ऑप्शन है, अ फर्म रिलेशनल स्ट्रक्चर इन द आइटम्स ऑफ इंफॉर्मेशन, सूचनाओं में एक दृढ़ संबंधगत ढांचा। ओके, इसको भी हम साइड में रखते हैं और ऑप्शंस पढ़ते हैं, क्योंकि हमें 2 ऑप्शन ही चुनने हैं। तो हमारा एक ऑप्शन तो हमने देखा बी इज़ करेक्ट, तो बाकी जो है सेकंड ऑप्शन देखते हैं कौन सा करेक्ट होगा। डी ऑप्शन क्या कहता है, एन इनहेंस्ड एबिलिटी टू डेवलप एंड सॉल्व प्रॉब्लम्स ऑन देयर ओन। वाह, दिस इज़ द करेक्ट आंसर, बिकॉज रिफ्लेक्टिव लेवल में बताया गया था कि अपनी प्रॉब्लम्स को खुद सॉल्व करने का जो है वो वहाँ पर जो आ जाता है सिचुएशन। जैसे कि रिफ्लेक्टिव लेवल का मैंने आपको बताया था ना, रिफ्लेक्टिव लेवल में इस तरह का माइंड डेवलपमेंट हो जाता है स्टूडेंट का कि वो अपनी प्रॉब्लम्स को खुद से सॉल्व करने लगता है। सो ये डेफिनेटली करेक्ट होगा, तो बी, डी आंसर यहाँ पर करेक्ट होगा। अब हम देखेंगे कि ई क्यों नहीं हो सकता, तो एक बार पढ़ लेते हैं। सीइंग रिलेशनशिप एंड टूल यूज़ ऑफ फैक्ट, किसी तथ्य का संबंध जानना और उसे साधन के रूप में प्रयोग करना, बिल्कुल करेक्ट नहीं है। सो बी एंड डी आपका जो है यहाँ पर सही आंसर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर 2 में दिख रहा है। क्वेश्चन नंबर 24 है, अ मॉडल ऑफ टीचिंग इज़ अ डिस्क्रिप्शन ऑफ, शिक्षण का प्रतिमान निम्नलिखित में से किसका वर्णन होता है। अब मॉडल ऑफ टीचिंग क्या है, अब जब आपने पढ़ा होगा उसके बारे में तो बहुत अच्छे से आप आंसर दे पाएंगे, बट कहते हैं कि ना कि जब आपको किसी चीज़ का ज्ञान नहीं होता है, आपने पढ़ा नहीं है उस चीज़ को, तो उसका ज्ञान नहीं है, तो वहाँ पर क्या करते हैं कि जब पढ़ा नहीं है और आपके सामने क्वेश्चन आ गया तो हम डेफिनेटली क्वेश्चन को अटेम्प्ट करेंगे और उसको करने की कोशिश करेंगे, बट कॉमन सेंस से समझ के कि उस वर्ड का क्या पर्टिकुलर मीनिंग हो सकता है। मॉडल, तो मॉडल का यूज़ और कहाँ कहाँ होता है जीवन में,
है ना। तो मॉडल जैसे कि कोई कोई बिल्डिंग का जो है स्ट्रक्चर तैयार करके मॉडल तैयार करके दिया जाता है, या जैसे कि होता है कि आप कहीं पर आजकल मोबाइल का बड़ा चलन है, तो मोबाइल देखने जाते हैं तो मोबाइल का भी मॉडल होता है, और फिर हम उस मॉडल को देख के हम डिसाइड करते हैं कि हाँ कौन सा वाला मोबाइल लेना चाहिए। तो इस तरह की रियल लाइफ में बहुत सारे एग्जांपल्स आपको मिल जाएंगे। तो यहाँ पर भी जो है मॉडल ऑफ टीचिंग की बात की गई है। तो पहले देखा जाता होगा कि किस तरह से क्या क्या उद्देश्यों को ध्यान में रख के उसे तैयार किया जाए। तो उस तरह से यहाँ पर इसको जो है रखा गया है मॉडल ऑफ टीचिंग को। तो हम देखेंगे ये रेगुलर क्वेश्चन है या फिर आपका, हाँ रेगुलर क्वेश्चन है, मतलब 4 में से आपको एक आंसर चुनना है। ये मैं साथ के साथ इसलिए भी बता रही हूँ क्योंकि मैंने क्वेश्चन टाइप से रिलेटेड एक वीडियो अपलोड किया है चैनल में, और को रिलेट करते हुए इसलिए चल रही हूँ कि ताकि आपको साथ के साथ ये पता चलता रहे कि ये किस टाइप का क्वेश्चन है और आपको कैसे सॉल्व करना है कम समय में, ताकि आपका टाइम मैनेजमेंट होता रहे। अब हम ऑप्शन पढ़ते हैं। ऑप्शन है हमारा टीचर बिहेवियर इंक्लूडिंग टीचर एंड स्टूडेंट टॉक। तो हमें सबसे अप्रोप्रिएट चुनना है। सो देखते हैं, शिक्षक व्यवहार जिसमें शिक्षक छात्र वार्ता शामिल हो, शिक्षक और छात्र वार्ता कर रहे हैं वो शामिल हो। सो देखते हैं आगे क्या होता है। सेकेंड है लर्निंग एनवायरनमेंट इंक्लूडिंग टीचिंग बिहेवियर, अधिगम परिवेश यानी लर्निंग एनवायरनमेंट जिसमें शिक्षक व्यवहार भी शामिल हैं। डेफिनेटली कि एनवायरनमेंट ऐसा होना चाहिए जहाँ पर मतलब लर्निंग हो। तो ऐसा लर्निंग के लिए जो है बहुत प्रॉपर एनवायरनमेंट होता है, और साथ में शिक्षक का वार्ता भी होना चाहिए, शिक्षक का जो मतलब व्यवहार है वो भी शामिल होना चाहिए वहाँ पर, जिससे कि वो बहुत अच्छे से इंस्ट्रक्ट करें और अच्छी लर्निंग हो वहाँ पर। सो ये जो है सेकंड वाला ऑप्शन इज़ करेक्ट हेयर। एंड अगर हम थर्ड ऑप्शन देखते हैं सेटिस्फेक्शन के लिए कि क्यों नहीं हो सकते हैं के केस में, तो देखते हैं लर्नर बिहेवियर इंक्लूडिंग पर्सनालिटी कैरेक्टरिस्टिक्स, अधिगम कर्ता व्यवहार जिसमें व्यक्तित्व के गुण शामिल हो। तो नॉर्मल सा स्टेटमेंट है बट को रिलेट नहीं हो रहा है क्वेश्चन से। सो फोर्थ ऑप्शन हम देखते हैं सब्जेक्ट मैटर इंक्लूडिंग इट्स लॉजिकल स्ट्रक्चर, विषय वस्तु जिसमें विषय की तार्किक संरचना शामिल है। तो रिलेट नहीं हो रहा है क्वेश्चन से। सो क्वेश्चन से रिलेट सिर्फ सेकंड नंबर का ऑप्शन हो रहा है, तो सेकंड नंबर का ऑप्शन इज करेक्ट ओवर हियर। लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25। गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट्स, नीचे दो कथन दिए गए हैं। दो कथन इस तरह का देखिए अब आया है कि दो कथन दिए गए हैं और हमें क्या करना है कि हमें देखना है कि दोनों कथन सही है या एक कथन सही है एक कथन गलत है। इस तरह से हमको आंसर प्रोवाइड करने हैं। ये थोड़ा सा मतलब ये लास्ट टाइम पे क्वेश्चन आया था, ये जो रिसेंट अभी 30 सितंबर में जो पेपर हुआ था, तो ये तब का है क्वेश्चन। सो इसको हम एक बार पढ़ लेते हैं किस तरह से इसका आंसर दिया गया है। Maximum performance tests are designed to assess the upper limits of the examinee's knowledge and abilities. अधिकतम निष्पादन परीक्षण परीक्षार्थियों के ज्ञान और क्षमता को ऊपरी सीमा का आकलन करने के प्रयोजन से तैयार किए जाते हैं। ओके, नेक्स्ट स्टेटमेंट है सेकेंड स्टेटमेंट। Typical response tests are designed to measure the behavior and characteristics of examinees. विशिष्ट अनुक्रिया आधारित परीक्षा परीक्षार्थियों के व्यवहार और गुणों की माप करने हेतु तैयार किए जाते हैं। सो यहाँ पर स्टेटमेंट अगर हमने पढ़ा तो उससे क्या हमें पता चला कि अधिकतम निष्पादन, जो निष्पादन किसको बोला गया है यहाँ पर, मैक्सिमम परफॉर्मेंस टेस्ट को निष्पादन बोला गया है। तो अधिकतम निष्पादन परीक्षण परीक्षार्थियों की ज्ञान और क्षमता की ऊपरी सीमा का आकलन करने के प्रयोजन से तैयार किए जाते हैं। और दूसरा स्टेटमेंट ये कहता है कि विशिष्ट अनुक्रिया किसको बोला जाता है, टिपिकल रिस्पॉन्स टेस्ट। विशिष्ट अनुक्रिया आधारित यानी विशिष्ट अनुक्रिया आधारित परीक्षार्थियों के व्यवहार और गुणों की माप करने हेतु तैयार किए जाते हैं। तो यहाँ पर आप अगर देखें तो फर्स्ट ऑप्शन इज़ करेक्ट है, मतलब दोनों ही ऑप्शन ऐसे हैं कि जो अपनी अपनी बात कह रहे हैं तो करेक्ट होगा।
कि बोथ स्टेटमेंट फर्स्ट एंड स्टेटमेंट सेकंड आर करेक्ट, कथन 1 और 2 दोनों ही सही है। तो ये देखिए आपने एक अलग तरह का क्वेश्चन पाया यहाँ पर, जहाँ पर 2 स्टेटमेंट दे दिए गए हैं और उन स्टेटमेंट में से आपको जो है करेक्ट आंसर चुनना है कि मतलब दोनों ही स्टेटमेंट ठीक है या फिर एक रॉन्ग है, और कौन सा रॉन्ग है, फर्स्ट रॉन्ग है या सेकंड रॉन्ग है, या मतलब इस तरह से, मतलब ऑप्शन में से ही चुनना है, ऑप्शन के अकॉर्डिंग। तो हमने यहाँ पर देखा कि दोनों ही अपनी अपनी बात कह रहे हैं, तो यहाँ पर दोनों ही जो स्टेटमेंट हैं वो करेक्ट होंगे। तो आपने ऑब्जर्व किया, मैंने वहाँ पर क्वेश्चन टाइप में इसको इंक्लूड इसलिए नहीं किया था क्योंकि जो ये टाइप है वो सिमिलर है उसके कि मतलब आपका कौन सा सत्य है, कौन सा सत्य, जो इस तरह से ट्रू फॉल्स वाला है केस, तो वहाँ से ये संबंधित है। तो ऑप्शन में से चुना था, तो ऐसा कुछ नहीं है। मैंने ये सोचा था कि मैं आपको जब क्वेश्चन सॉल्व कर पाऊँगी तो आपको ये इस टाइप का क्वेश्चन बता दूँगी। तो ये डिफरेंट नहीं है वही कि स्टेटमेंट कौन सा सही है। ये आपको इससे ऑप्शन से भी पता चल रहा होगा कि कथन जो है वो फर्स्ट सही है या फिर सेकंड सही है। तो इस तरह से तो बहुत ही अगर आप प्रैक्टिस करते हैं तो बहुत ही आसान होता है इन क्वेश्चंस को करना। तो डेफिनेटली आप अपनी जो प्रैक्टिस है, क्वेश्चंस बहुत लगाएं। मतलब जैसे आपके पास PYQs हैं, कुछ स्टूडेंट्स होते हैं जो कि अलग से PYQ अनसॉल्व लाते हैं, उसको जो है सॉल्व करते हैं। कुछ होते हैं ऐसे जो कि क्विज अटैम्प्ट करते हैं, टेस्ट लेते हैं। तो इस तरह के जो स्टूडेंट्स होते हैं जो कि रेगुलर प्रैक्टिस करते हैं, क्योंकि एट लास्ट जो आपको क्वेश्चन फेस करना है वो ऑब्जेक्टिव टाइप ही करना है और आपको ऑनलाइन देना है। तो अगर जितनी प्रैक्टिस आप कर लेते हैं ना, उतना आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल होता है। क्योंकि अगर आप प्रैक्टिस करते हैं, मान लीजिए कि अगर रियल लाइफ में देखते हैं कि कोई परफॉर्मेंस होता है, तो जब तक आप उसका रिहर्सल नहीं करते हैं ना, तो तब तक आपको जो है वो कॉन्फिडेंस नहीं आता है। और जब रिहर्सल प्रॉपर हो जाती है, तो जब फाइनल परफॉर्मेंस का टाइम आता है ना, तो आप बहुत अच्छा करते हैं वहाँ पर, खुद को भी नहीं पता चलता है कि आपने कितना अच्छा वहाँ पर कर दिया। तो इसलिए रेगुलर प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है, रेगुलर स्टडी बहुत ज़रूरी है, कंटिन्यूटी को ब्रेक नहीं करना है। आपने देखा होगा कि मेरे पहले जो वीडियोस हैं, मैंने इसी तरह के वीडियोस वहाँ पर अपलोड किए हैं। बेसिक जो भी इम्पॉर्टेंट की पॉइंट्स मुझे लगे कि जो भी प्रिपरेशन में आपके सहयोग कर सकते हैं, मैंने वो सारे बेसिक की पॉइंट्स जो है अपलोड किए हैं पहले। फिर उसके बाद मैंने ये यूनिट वाइज क्वेश्चंस जो है सॉल्व करना स्टार्ट किया है। सो आई होप कि आपको जो है इस वीडियो से लर्न करने को मिला है काफ़ी कुछ। और अगर आपको ऐसा लगता है कि आपको इन वीडियोस से काफ़ी सहयोग मिल रहा है और आपकी प्रिपरेशन जो है वो प्रॉपर अच्छे से हो रही है, जैसा मैंने आपको बताया है कि मैं इस तरह से यूनिट वाइज क्वेश्चंस आपको सॉल्व करवाऊंगी। जैसे आज टीचिंग एप्टीट्यूड के सारे क्वेश्चन अपडेटेड सिलेबस के अकॉर्डिंग हो चुके हैं। अब जो नेक्स्ट वीडियो आएगा वो होगा रिसर्च एप्टीट्यूड से रिलेटेड। सो उसमें भी आपको अपडेटेड सिलेबस के अकॉर्डिंग क्वेश्चंस कराए जाएंगे। और अभी जो है मेरा बस यही कहना है कि अगर आपको लग रहा है कि ये आपके लिए बेनिफिशियल है और आपको लर्निंग करने को मिल रहा है, तो अपने जो वैल्यूबल फीडबैक है वो शेयर करिए और इस चैनल को सब्सक्राइब करिए ज़्यादा से ज़्यादा। और शेयर करना इसलिए बोलती हूँ ताकि उन लोगों तक भी ये जानकारी पहुँचे जो लोग फ़ी अफोर्ड नहीं कर पाते हैं, या फिर जो लोग प्रॉपर एक जैसे होता है ना स्टार्टिंग करने का होता है। कई ऐसे भी पर्सन हैं जिनका फर्स्ट अटैम्प्ट है, कई ऐसे भी है कि कुछ पॉइंट्स जो है वो रह जा रहे हैं, तो उनको जो है एक रिवीजन भी मिल जाता है। एक प्रॉपर जो होता है कि स्टेप बाय स्टेप पढ़ने को आपको मिलेगा, क्योंकि मैंने जस्ट इसको स्टार्ट किया है आपके इसी पर्पस को ध्यान में रख के। तो आप कंटिन्यू करें, शेयर करें, इसको सब्सक्राइब करें और अपने वैल्यूबल जो फीडबैक है, जो भी आपने ऑब्ज़र्व किया है, तो वो ट्रू फीडबैक आप कमेंट में डालें, वहाँ पर जो है राइट डाउन करें, ताकि उससे मुझे मोटिवेशन मिले कि ताकि मैं और अच्छे वीडियोस लेके आऊँ और जो है एजुकेशनल जो भी वीडियोस हैं जो आपको सहयोग करें आपके एग्ज़ाम प्रिपरेशन में, तो वो वीडियोस में अपलोड कर सकूं। तो ये बहुत ही ज़रूरी होता है क्योंकि उससे हमें मोटिवेशन मिलता है। एंड ये भी बात कहना चाहूँगी
कि जैसे आपने पहली बार वीडियो देखा, तो हो सकता है कि कई ऐसे भी पर्सन होते हैं जो वीडियो देखने से पहले कमेंट को पढ़ते हैं, ये वीडियो किससे रिलेटेड है, तो उनको भी काफ़ी हेल्प मिलेगी इससे, क्योंकि आज के समय में समय बड़ा कीमती है और आप नहीं चाहेंगे कि उस समय का जो है मतलब यूटिलाइजेशन ना हो। तो समय का हर कोई यूटिलाइजेशन करना चाहता है, तो इस पर्पज़ से भी ये बहुत ही यूज़फुल है। और जैसा कि मैंने बताया आपको कि अगर आपको इस वीडियो से लर्निंग मिल रही है, सो आप मेरा टेलीग्राम जो है लिंक है, मैंने पिछले वीडियोस में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसको मेंशन किया है, इसमें भी मैं मेंशन कर देती हूँ, तो आप उससे जुड़ सकते हैं। वहाँ पर आपको स्टडी मटेरियल जो भी आपकी रिक्वायरमेंट है, जो भी डिस्कशन होता है, जो डाउट होता है, वो कोशिश की जाएगी कि उसको सॉल्व किया जाए, क्लैरिफाई किया जाए। तो जो है आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच, thank you for watching this video and thank you for your precious time, or stay home, stay healthy. God bless you, all of you.